पाली भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए। पाली भाषा को समझने से पहले हम यह जानते हैं कि पाली भाषा का प्रारंभ कहाँ से हुआ है। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, जिसमें से प्रथम भाषा ही पाली है। तो पाली को समझने से पहले हम भारतीय आर्य भाषा का छोटा सा परिचय देख लेते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं और उसका विभाजन। भारतीय आर्य भाषा का महत्व संसार की सभी भाषाओं में सर्वाधिक है। ये भाषाएं समृद्ध साहित्य, व्याकरण के सम्मत रूप और प्रयोग पर अपनी पहचान के साथ सामने आई हैं। जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनमें साहित्य समृद्ध मात्रा में है एवं इसके व्याकरण के भी रूप विभिन्न हैं, इसीलिए यह भाषा सर्वाधिक संपन्न भाषा है। भारतीय आर्य भाषा की पूरी श्रृंखला को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसकी समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय है 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहने से जो आज की भाषा है, जो आज की हमारी खड़ी बोली और विभिन्न राज्यों की मराठी, गुजराती, असमिया, बंगला, उड़िया, ये सभी भाषाएं जो हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आती हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत 2 भाषाएं हैं: वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह भाषा है जिसमें वेदों, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है, और लौकिक संस्कृत वह भाषा है जिसमें रामायण, महाभारत, कालिदास के विभिन्न नाटक और अनेक संस्कृत साहित्य की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत 3 भाषाएं हैं: पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इसी को हम क्रमशः प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। पाली में मुख्यतः बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है, प्राकृत में जैन ग्रंथों की एवं अपभ्रंश में मुख्य रूप से रासो ग्रंथ लिखे गए हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत हिंदी और अन्य आर्य भाषाओं को गिना जाता है। हिंदी के ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। वस्तुतः भाषाओं का विकास क्रम इस प्रकार समझा जा सकता है: वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अर्थात वैदिक संस्कृत के पश्चात भाषा विकसित होकर लौकिक संस्कृत के रूप में परिवर्तित होती है। लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा विकसित होती है, पाली के बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा का विकास होता है और इसी अपभ्रंश से हमारी अपनी भाषा हिंदी का विकास होता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। चूंकि हमारा प्रश्न है कि पाली भाषा पर प्रकाश डालिए, तो हम यहाँ सीधा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को पढ़ते हैं। अगर आपको वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की 2 भाषाएं हैं, उन पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल पर अन्य वीडियो देख सकते हैं, मैंने उन पर विस्तृत व्याख्या की हुई है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जिसका समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ईसा पूर्व कहने से ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय और ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में जनभाषा पर आधारित वैदिक एवं लौकिक संस्कृत भाषा के यह 2 रूप साहित्य में प्रयुक्त हुए। दूसरे रूप लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने अपने व्याकरण में जकड़कर
उसे सदा सर्वदा के लिए एक स्थायी रूप दे दिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वैदिक संस्कृत और जो लौकिक संस्कृत है वह उस समय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का जो समय चल रहा था, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है, उस समय साहित्य में जो भाषा प्रयुक्त हो रही थी वह वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी। और इसी लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने नियमों में बांधकर उसे व्याकरण का रूप देकर शुद्ध किया। उसे व्याकरण के नियमों में बांधकर एक संस्कार दिया, उसे शुद्ध रूप प्रदान किया। इसीलिए लौकिक संस्कृत ही सबसे शुद्ध संस्कृत मानी जाती है। और हमारे जो अनेक ग्रंथों की रचना हुई है, रामायण, महाभारत और संस्कृत के विभिन्न नाटकों की रचना, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये सभी लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और आज हम जो संस्कृत पढ़ते हैं वह लौकिक संस्कृत ही है। पाणिनि ने अपने व्याकरण में जकड़कर उसे सदा सर्वदा के लिए एक स्थायी रूप दे दिया, किंतु जनभाषा इस बंधन को कहाँ मानती है। वह अबाध गति से परिवर्तित होती रही, बढ़ती रही। कहने का अर्थ है कि लौकिक संस्कृत जो नियमों में बंधी, वह समय के साथ केवल साहित्य में ही प्रयुक्त होती रही, लेकिन जो आम जनभाषा है वह बदलती रही। कहने से कि उसमें आम बोलचाल की बोलियों, अनेक क्षेत्रों की बोलियों का मिश्रण होता रहा और वह भाषा परिवर्तित होती गई। इस जन भाषा के मध्यकालीन रूप को ही मध्यकालीन आर्य भाषा की संज्ञा दी गई। इसका काल मोटे रूप से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का, अर्थात 1500 वर्षों का है। इस मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। इसी मध्यकालीन आर्य भाषा को हम प्राकृत कहते हैं, जिसकी समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। विकास की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राकृत 3 कालों में विभक्त किया गया है। तो इस मध्यकालीन आर्य भाषा को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम प्राकृत काल, जिसे हम पाली कहते हैं, द्वितीय प्राकृत काल, इसे हम प्राकृत ही कहते हैं, और तृतीय प्राकृत काल, जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं। तो इनकी समय सीमा देख लेते हैं। प्रथम प्राकृत काल, इसकी समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। द्वितीय प्राकृत काल, जिसकी समय है 1 ईस्वी अर्थात ईस्वी प्रारंभ से 500 ईस्वी तक। और तृतीय प्राकृत काल का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और 1000 ईस्वी के बाद हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास प्रारंभ हो जाता है। प्रथम प्राकृत काल, तो इस प्रथम प्राकृत काल को भोलानाथ तिवारी ने 2 भागों में बांटा है। इसके 2 भाग बताए हैं, पाली और अभिलेखीय या शिलालेखीय। तो पाली बौद्ध की यह भाषा मगध भाषा अथवा देश भाषा नामों से प्रसिद्ध है। पाली किनकी भाषा है? बौद्धों की भाषा। बौद्धों की यह भाषा मगध भाषा अथवा देश भाषा नामों से भी प्रसिद्ध है। पाली को मगध भाषा और देश भाषा भी कहा जाता है। पाली शब्द का क्या अर्थ है तथा इस भाषा को पाली क्यों कहा गया, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। भाषा विज्ञान कोश में इस संबंध में 11 मतों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख निम्नलिखित है। पाली भाषा को पाली क्यों कहा गया, इस संबंध में अनेक विद्वानों में अनेक मतभेद थे। फिर भी मुख्य रूप से जो बातें उपर्युक्त हैं उसका यहाँ पे वर्णन हुआ है। जगदीश कश्यप के अनुसार पर्याय, परियाय, पलियाय, पालियाय, पाली, अर्थात इसका विकास किस तरह से हुआ है? पहले पर्याय, फिर परियाय, फिर पलियाय, तत्पश्चात पालियाय, उससे पाली अधिक उपर्युक्त जान पड़ता है, क्योंकि प्राचीन बौद्ध साहित्य में बुद्ध के उपदेश के लिए धम्म पर्याय प्रयोग मिलता है, जो बाद में भाषा के अर्थ में विकसित हो गई। पाली भाषा कहाँ की भाषा रही, इसमें मत भिन्नता रही है, पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे मध्य प्रदेश की भाषा बताया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी पाली को किस प्रदेश की भाषा कहते हैं? मध्य प्रदेश। पाली शब्द का विकास पल्ली शब्द से हुआ है। पल्ली का अर्थ है गांव और पाली का अर्थ हुआ गांव की भाषा। इस प्रकार पाली का अर्थ गांव की भाषा से हुआ।
मतलब जो आम बोलचाल की उस समय की जो भाषा थी वह भाषा पाली थी। भंडारकर तथा वाकर नागल के अनुसार ये जो है विद्वान है, व्याकरण के विद्वान के अनुसार पाली सबसे पुरानी प्राकृत है और इस पाली शब्द का विकास प्राकृत, पाकट, पाउंड, पाली इस प्रकार हुआ है। कुछ विद्वान ने संस्कृत पाल रक्षा करना धातु से इसे निष्पन्न माना है, अर्थात बुद्ध वचनों की रक्षा करने वाली भाषा ही पाली है। कुछ विद्वानों का कहना है कि बुद्ध के उपदेशों की रक्षा करने वाली भाषा पाली है। संक्षेप में पाली का प्राचीन अर्थ है बुद्ध के उपदेश। आजकल यह शब्द बुद्ध के उपदेशों की भाषा या बुद्ध साहित्य के लिए प्रयुक्त होती है। पाली किस प्रदेश की भाषा है? इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ लोग इसे मगध की भाषा कहते हैं, कुछ कलिंग की, कुछ कौशल की, कुछ उज्जैनी की, कुछ विंध्य या मध्य प्रदेश की। मुख्य रूप से यह मध्य प्रदेश के आसपास की ही भाषा है। इस विषय में संक्षेप में कहा जा सकता है कि वस्तुतः पाली बुद्ध के समय की भाषा नहीं है। संभवतः बुद्ध ने तो अपने उपदेश मागधी में ही दिए थे, किंतु कुछ 100 वर्षों पश्चात उसका अनुवाद उस समय की जिस अंतर प्रांतीय भाषा में हुआ वही भाषा पाली कहलाई। इसका मूल आधार तो उस काल की मध्य प्रदेश की बोली ही है। पाली साहित्य। पाली शब्द के मूल तथा प्रचलित अर्थ से स्पष्ट होता है कि पाली का संबंध भगवान बुद्ध के उपदेशों से अर्थात बौद्ध साहित्य से है। पाली का संबंध बौद्ध साहित्य से है। पाली साहित्य के 2 वर्ग पिटक और अनुपिटक नाम से हैं। इसके अंतर्गत जातक कथाएं, धम्मपद, मिलिंद-पहो, बुद्ध घोष की अट्ट कथाएं तथा महावंश आदि प्रमुख रूप से आते हैं। ये सभी पाली के ग्रंथ हैं। जातक कथाएं, धम्मपद, मिलिंद-पहो, बुद्ध घोष की अट्ट कथाएं एवं महावंश ये सभी पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। भारत की भाषाओं के अतिरिक्त लंका, बर्मा, तिब्बत, चीन तथा श्याम देश की भाषाओं पर भी पाली का प्रभाव कम या अधिक मात्रा में पड़ा है। पाली भाषा भारत के साथ साथ लंका, बर्मा, तिब्बत, चीन और श्याम देश में भी एक समय में आम बोलचाल के लिए प्रचलित रही है। पाली भाषा की कुछ विशेषताएं। व्याकरण में पाली भाषा की क्या विशेषताएं रहती हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ध्वनियाँ। वैदिक ध्वनियों में से अधिकांश ध्वनियाँ पाली भाषा में प्राप्त होती हैं। जो वैदिक ध्वनियाँ थी उनमें 52 ध्वनियाँ थी। वही हम लौकिक संस्कृत देखते हैं उनमें 48 ध्वनियाँ प्राप्त होती है, मतलब कुछ ध्वनियों का लोप हो जाता है। तो वही जो वैदिक ध्वनियों में वैदिक ध्वनियाँ यहाँ पे पाली में प्राप्त होती है जो लौकिक संस्कृत के आने से विलुप्त हो गई थी। यहाँ तक कि वैदिक भाषा की ल और ल ध्वनियाँ थी जो संस्कृत में लुप्त हो गई थी, पाली में दिखाई देती है। ल और ल ध्वनियाँ जिनका प्रयोग हम लौकिक संस्कृत में नहीं करते हैं वह पाली में पुनः प्रयोग में लाई जाती है। वैदिक ध्वनियों में से री, ए और स्वर श, स, विसर्ग, अघोष, ह, जीवामूलीय तथा उपधमनीय व्यंजनों का पाली में अभाव है। जो वैदिक ध्वनियाँ हैं री, ए और स्वर श, स, विसर्ग, अघोष एवं जीवामूलीय उपधमनीय व्यंजन इन सभी का पाली में प्रयोग नहीं होता। हस्व, ए, आम यह 2 नई स्वर ध्वनियाँ पाली में मिलती हैं। श और स के स्थान पर स मिलता है, अर्थात कि इसमें शक्कर का श और षटकोण का स के स्थान पर केवल सरोता का सा ही प्रयोग किया जाता है, जैसे एश का ऐसो। संयुक्त व्यंजनों का प्राय समीकरण हो जाता है, जैसे धर्म का धम, कर्म का कम, तस्य का तस। इसमें र रेफ की मात्रा की जगह आधा माँ और यहाँ पे पूरा सा का प्रयोग हुआ है। शब्द रूप तथा धातु रूप। ध्वनि के समान ही रूपों की दृष्टि से पाली भाषा वैदिक भाषा के अधिक निकट है। यहाँ भी रूपों में विविधता मिलती है, अनेक नए रूप भी विकसित हुए हैं। व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के नियमों की दृष्टि से, शब्द रूप तथा ध्वनियों की दृष्टि से पाली वैदिक संस्कृत के अधिक निकट है।
पाली में 3 लिंग है, परंतु नपुंसक लिंग धीरे धीरे पुल्लिंग में समाविष्ट हो गया। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होता है, द्विवचन का प्रयोग नहीं होता। पाली में द्विवचन का प्रयोग नहीं होता, केवल एक वचन और बहुवचन ही प्रयुक्त होते हैं। क्रिया रूप, 3 रूप, दशगण तथा मात्र परस्मय पद मिलता है। गणों की सत्ता का धीरे धीरे ह्रास हो गया। आत्मनेय पद बहुत ही कम रह गया। शब्द समूह की दृष्टि से पाली में तद्भव शब्दों का प्रयोग ही अधिक मिलता है। अब हम पाली के जो 2 भेद बताए गए हैं, प्रथम प्राकृत के जो 2 भेद भोलानाथ तिवारी ने बताए हैं, उनके दूसरे जो अभिलेखी प्राकृत है उसको देखते हैं। अभिलेखी प्राकृत 2 भागों में बटी है, अशोकी अभिलेखी, अशोकोत्तर अभिलेखी। कहने का अर्थ है अशोक के समय के अभिलेख और अशोक के समय के बाद के अभिलेख। अशोकीय अभिलेखों में तत्कालीन जनभाषा में अंकित प्रशासनिक प्रदेश तथा धार्मिक सूचनाएं हैं। इनके 3 प्रकार हैं, लाट बोली, शिलालेखी बोली, लेना गुफा बोली। ऐसा कहा जाता है कि जो अशोक थे वो बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पाली भाषा में बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया। बहुत यात्राएं उन्होंने की और अनेक जगह पे सब लोगों को बुद्ध के उपदेशों को सुनाया। गुफाओं में पत्थरों पर उनके उपदेशों को लिखा। अशोकी अभिलेखी का ऐतिहासिक एवं भाषा विज्ञान दोनों ही दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। यह अभिलेख भाषा के विभिन्न रूपों के व्यवहार प्रमाण स्वरूप है। अशोकोत्तर निबंध अभिलेखों का संबंध ताम्रपत्र, शिलाखंड तथा स्तंभों आदि पर अंकित लेखों से है। यह अभिलेख अशोक के जीवन उपरांत के तथा पश्चिमोत्तर भारत में मिले हैं। जो अशोक के जीवन के उपरांत भी अनेक लोगों ने पाली भाषा में अनेक ताम्रपत्र, शिलाखंड, ताम्रपत्रों में उपदेश लिखे, पत्थरों पर उपदेश लिखे, स्तंभों पर उपदेश लिखे, वही जो अशोकोत्तर अभिलेख कहलाती है पाली भाषा की। इस तरह यह पाली भाषा आपका यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।